नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। इंसान के कर्मों से ही उसकी शख्सियत की पहचान होती है और उसकी शख्सियत में निखार आता है। हर इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है, परिश्रम करता है। तो कर्मों से ही उसके फ्यूचर की, उसके आगे बढ़ने की पहचान होती है। सबसे ज़रूरी बात है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम करता है, फिर चाहे वो खुद के लिए करे या दूसरों के लिए करे। लेकिन जीवन तभी सफल माना जाता है जब किसी दूसरे इंसान की मदद के लिए उसका हाथ आ गया है। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसा ही शख्स ख़ास तौर से आमंत्रित है जिसने बहुत ही नीचे लेवल से संघर्ष करके, परिश्रम करके आज एक ऐसा मकाम पाया है जो दूसरों को नौकरियां दे रहा है और दूसरों के काम आ रहा है। मनोज सिन्हा जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। धन्यवाद। इनका काम सिक्योरिटी सर्विस का है और साथ ही निर्मल महतो पार्क के संचालक भी हैं, समाज सेवी भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा, किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और ये कामयाबी हासिल किया। सबसे पहली बात कि एक शेर है जो इनके काम पर सटीक बैठता है। वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आज इनके काम को देख के ईश्वर ने इनसे खुद पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए और उन्हें ये चीज़ मिली है। तो शुरुआत कैसी हुई मनोज जी? बुल फाइटर सिक्योरिटी सर्विस। बुल फाइटर सिक्योरिटी सर्विस जो है उसकी शुरुआत आपने कैसे की और जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्या सफ़र का आपका रहा, कैसे शुरुआत की आपने? 1996 में जी इस सिक्योरिटी कंपनी का मैंने शुरुआत किया जी। शुरुआत में मुझे काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैंने करियर स्टार्ट किया, जहाँ शुरू में मेरे पास जब गार्ड नहीं हुआ करते थे तो मैं खुद ड्रेस पहनकर ड्यूटी किया करता था। उस समय से लेकर मेरे पहले क्लाइंट डीएवी स्कूल हजारीबाग हुआ करता था और मैं उस समय डीएवी स्कूल का गेट खोलता था एज ए सिक्योरिटी गार्ड। और उसके बाद फिर एक काम मिला, एक काम से दूसरा काम से तीसरा काम, ऐसे करते करते कारवा बढ़ता गया और मैं आगे चलता गया यही। और उसके बाद आज के डेट में लगभग 1500 से 2000 के आसपास मेरे पास एम्प्लॉई हैं जिनको मैं काम देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं और उनका घर चल रहा है आपकी बदौलत जो है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्रॉड भी किया जाता है इसमें। कई आपके सिक्योरिटी गार्ड ब्रांड का भी नाम इस्तेमाल करके लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक हाल ही में एक विश्वविद्यालय में ऐसी घटना घटी कि हमारा नाम को कुछ गलत यूटिलाइज़ किया गया। लेकिन फिर जब सच्चाई पता चली तो उसके बाद सभी लोग बोले कि नहीं ये सही है, एक गलत मतलब इनका नाम को बदनाम करने का कोशिश किया गया था। मनोज जी देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि आपके द्वारा जो एम्प्लॉय को भेजा जाता है किसी कंपनी में, मान ली बैंक का मामला हो या स्कूल का हो, किसी भी फॉर्म में भेजा जाता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अच्छे इंसान को भेजा जाए। तो किस तरह आप चयन करते हैं वैसे लोगों को? हमारे पास तो चयन का प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि हम पहले तो हाइट वाइट देखकर उनका ये लेते हैं, उसके बाद उनका आधार कार्ड लेते हैं, एक गारंटर लेते हैं, उनके घर का हम खुद जाकर वेरिफिकेशन करवाते हैं, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन का एक पेपर लेते हैं उनसे, तभी हम उनका बहाली करते हैं। उसके बाद उनको काम मिलता है। अभी आप झारखंड में कहाँ आपका जो है इस्तेमाल हो रहा है? पूरे झारखंड में मेरा काम है और बिहार में भी है, कुछ उड़ीसा के पार्ट में भी हमारा एक काम चल रहा है जी। तो किस तरह से नए लोग जो आते हैं किस तरह से आपसे संपर्क करती है या फिर उसकी वैकेंसी निकाली जाती है इसमें? बेरोजगारी इतनी है सर कि
हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिक्रूटमेंट का क्या सिस्टम है? जैसे मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए या फिर जुड़ना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड में, तो उन्हें पता कैसे चलता है आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? जैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो हम तो पेपर में देते हैं। अच्छा। पेपर में देने के बाद लोग अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा रिक्वायरमेट होता है तो हमारे स्टाफ्स के पास ही उसके जानने वाले लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं और फिर आ जाते हैं कि भाई उनको आप काम दे दीजिए, मैं उसका गारंटी लेता हूँ। बस दर्शक को ये भी बता दें कि मनोज सिन्हा जी जो है वो हजारीबाग का जो मुख्य पार्क है यहाँ पर निर्मल महतो पार्क, उसके संचालक भी हैं। तो ये काम आपको कब से मिला और कब से आपने संभाला ये संचालक? जुलाई 2021 से मैंने शहीद निर्मल महतो पार्क का संचालन शुरू किया। और उस समय जब मुझे ये पार्क मिला तो उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर बनी हुई थी। और अभी जो पार्क की स्थिति है वो देखने लायक है कि क्या देखा जा सकता है। मतलब मैं खुद से बयान नहीं कर सकता कि हमने क्या किया है। नहीं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरती है देखी जा रही है। लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे आ रहे हैं लोग। जी जी जी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक नया मछली घर का भी मैंने वहाँ उद्घाटन किया है, जिसमें बच्चों के लिए ये अब तक मछली घर रांची में हुआ करता था, अब हजारीबाग के निर्मल महतो पार्क में मछली घर है। हाँ, पहले रांची में हम लोग सुना करते थे, लेकिन अब हजारीबाग में बहुत बड़ी बात है, मिल रहा है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है ये। जी जी जी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात आपके द्वारा हम लोग जब बात कर रहे थे तो सुनी कि शादी का प्रोग्राम हो या बर्थडे का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो एक बड़ा अमाउंट हम लोग को लगता है। शादी घर हो गया या फिर इस तरह का जो भी जहाँ पे होता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर लगता है। लेकिन आपके द्वारा ये जो ऑफ़र रखा गया है कि 1 लाख रुपए में हम जो है तो वो किस तरह से आप करेंगे? हमारा पार्क में शादी तो नहीं, फिलहाल रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और जो भी पार्टी है उसको ऑर्गेनाइज के लिए किया गया है। मैं 1 लाख रुपए में वहाँ पे डेकोरेशन के साथ, म्यूज़िक सिस्टम के साथ, ऑर्केस्ट्रा के साथ, लाइटिंग, मतलब आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 250 लोगों का जो खाना है वो प्योर वेज 250 लोगों का खाना विथ स्टार्टर मैं 1 लाख रुपए में दूंगा वहाँ जो भी पार्टी करना चाहेंगे उनको। तो ये इतने सस्ते दामों पर जो कर रहे हैं आप, ये ऑफ़र रखा है लोगों के लिए, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को और बहुत ही अच्छा कदम रहेगा ये आपका। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने खर्च को बेयर नहीं कर सकते हैं, जिनको लगे कि नहीं तो मैं ज़्यादा खर्च मैं नहीं कर सकता और मैं उनको कम पैसे में सारा सुविधा अगर दूं तो इसलिए मैंने वो किया। नहीं, बहुत बड़ा बर्डन से छुटकारा मिलेगा। और हजारीबाग के लोग जो है, जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, जो काफ़ी पैसा इकट्ठा करके वो करते हैं, शादी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो है अब उन्हें राहत मिलेगी इसलिए। जी। आगे और कौन सा जो है पार्क में क्या नए तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या उसमें और फैसिलिटीज देने वाले हैं? अभी तो पार्क में बच्चों के लिए छोटा झूला मैंने लगा रखा है, 15 झूला है बच्चों के लिए। और मैंने नौका विहार भी स्टार्ट किया है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा नौका विहार जी। बस पार्किंग की उचित सुविधा है, सब कुछ है। मनोज जी, ये जो बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा काम है, दोनों को किस तरह मैनेज करते हैं और किस तरह से आप समय निकालते हैं दोनों काम को अंजाम देने के लिए? सर, मेरा सारा धंधा स्टाफ डिपेंडेंट धंधा होता है और बिना मुझे स्टाफ पे विश्वास करना भी होता है। सारे स्टाफ्स मेरे प्योर वेरीफाई होते हैं कि गलत नहीं करेंगे, इसलिए कुछ स्टाफ्स को सब जगह ड्यूटीज़ लगाकर सेट करके मैं ये काम करता हूँ। एक और बहुत अच्छी बात हमने सुनी आपसे कि आप कुछ समय निकाल के समाज सेवा का काम भी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो किस तरह से आप करते हैं और क्या कैसे आपको शौक़ लगा कि नहीं हम इस और भी अपने पैसे को खर्च करें जो एक अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी होता है? कुछ ऐसे बच्चे जिनको एजुकेशन से रिगार्डिंग कुछ काम पड़ता है कि एजुकेशन में जैसे उनको फीस भरने का पैसा नहीं हो या कुछ कंपटीशंस का नहीं हो, तो उन सब लोगों को हम खुद से ऐसा करते हैं। प्लस जो विकलांग की स्कूल्स वगैरह है उन सब में जाकर मैं खुद से विजिट करके मैं थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ा मोड़ा मैं मदद करता हूँ।
एक और बात पता चली है मनोज जी के बारे में कि लॉयर भी हैं और बहुत ही जद्दोजहद से इन्होंने लॉ का एग्ज़ाम दिया था और लॉ की डिग्री हासिल की थी। तो कुछ उसका वाक़या हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। 2000 किस तरह से आप रांची जाके लॉ किया था आपने? हजारीबाग में उस समय नहीं होता था लॉ, बहुत मुश्किल से यहाँ पर एडमिशन होता था, तो रांची में आपने जाके लॉ किया था। जी, 2003-2007 का बैच रांची में छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के थ्रू मैंने LLB की पढ़ाई की है। और मतलब पढ़ाई में कहा जाए तो फर्स्ट क्लास की डिग्री मिली है मुझे LLB की। और मैंने उस समय 2008 में हाई कोर्ट में इनरोलमेंट कराया और हाई कोर्ट हजारीबाग कोर्ट में भी 2008 में ही इनरोलमेंट कराया। हाँ, प्रैक्टिस अगर कहा जाए तो प्रैक्टिस जस्ट 1-2 केसेस को हैंडल किया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस डिग्री लेकर रखा है। एक शौक था। जी मनोज जी, यहाँ तक के सफ़र में, ज़िंदगी का जो सफ़र आपने तय किया, बहुत ही नीचे स्तर से आपने काम शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे। तो वैसे जो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं, उन लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे आप? जो लोग का अगर इच्छा हो कि हम कुछ करना चाहते हैं तो इच्छा को इतना मजबूत रखें कि अगर करना चाहेंगे तो हर कुछ संभव है, हर कुछ संभव है। मैंने कभी साइकिल चढ़ने की नहीं सोची, लेकिन आज के डेट में मेरे पास वो सारी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। तो मेहनत करने से आदमी को कभी नहीं चुकना चाहिए। ये है कि आज गिरेंगे, कल गिरेंगे, परसों गिरेंगे, लेकिन जब गिर के चलेंगे तो उठेंगे तो ऐसा उठेंगे कि फिर रुकेंगे नहीं, कोशिश करते रहनी चाहिए। तो मनोज जी, आप आए, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में आपने बताया कि किस तरह संघर्ष करके आप यहाँ कामयाबी तक पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मनोज सिन्हा जी ने अपने जो भी इन्होंने ज़िंदगी के सफ़र में जितना काम किया, जितना संघर्ष किया है, जितना परिश्रम किया है, वो परिश्रम इन्हें आज कामयाबी के मंजिल तक लाकर खड़ा किया है। तो इन्होंने एक सीख दी है कि परिश्रम जो है कभी भी इंसान को नाकामयाब नहीं करती, कामयाब करती है। हर इंसान को सच्चे लगन से परिश्रम करनी चाहिए और वही उसके कर्मों का नतीजा होता है और वो कामयाब इंसान बनाता है। धन्यवाद।